हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के टॉप 500 क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं और ये लगभग सारे एग्ज़ाम में रिपीट होते ही रहते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Which of the following is the central bank of the government of India? निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कहा जाता है? ऑप्शंस आर कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सेंट्रल बैंक बोला जाता है। ये इंडियन रुपी को इशू और सप्लाई करने के साथ साथ इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और इसको 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, इन विच द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई? इनमें से किसी आरबीआई द्वारा सीधे कंट्रोल नहीं किया जाता है। ऑप्शंस आर बैंक रेट, रेपो रेट, बेस रेट, सीआरआर। राइट आंसर इज बेस रेट। बेस रेट को आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है। मींस आरबीआई इसको डायरेक्टली सीधे कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि रेपो रेट या अदर प्रैक्टिसेस के थ्रू इसको केवल इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर जो सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट को अगर कम कर दें तो जो अदर बैंक्स हैं वो अपने बेस रेट को कम करके कस्टमर्स को बेनिफिट देते हैं। तो इस तरीके से जो आरबीआई है वो बेस रेट को केवल इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। वे बेस रेट क्या है? बेस रेट वो मिनिमम रेट है जो आरबीआई द्वारा सेट किया जाता है और जिससे कम रेट पर कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, discount given for the purpose of increasing sales is called commercial leave, cash discount received, none of these. राइट आंसर इज कमर्शियल लीव। अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो भी डिस्काउंट दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं कमर्शियल लीव। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द नेशनल इनकम कमिटी फॉर्म्ड? नेशनल इनकम कमिटी का गठन कब हुआ था? 1948, 1949, 1950, 1960। राइट आंसर इज 1949। जस्ट आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था उसके जस्ट बाद यानी 1949 में नेशनल इनकम कमिटी का फॉर्मेशन हुआ। इसको क्यों फॉर्म किया गया था? तो इसको नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए और जो भी स्टैटिक्स हैं उनको कंपाइल करने के लिए इस नेशनल इनकम कमिटी को फॉर्म किया गया था। अब ये जो कमेटी थी इसको हेडेड किया गया था, यानी कि इसको जो भी पर्सनैलिटीज़ जो हेड कर रही थी उनमें थे महालनोबिस, डॉक्टर D.R. गैडगिल एंड V.K.N.V. राव। ये 3 पर्सनैलिटीज़ मिलकर इस कमेटी को हेड कर रही थी। नेक्स्ट, हु सेड दैट डेब्ट इज़ चाइल्ड ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट इज़ चाइल्ड ऑफ डेब्ट? ये जो रेखांकित जो अंडरलाइन जो स्टेटमेंट है वो किसने कहा है? ऑप्शंस आर केन्स, मार्शल, पिग, क्राउथर। एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था केन्स। उन्होंने ये कथन यानी कि ये स्टेटमेंट दिया था, डेब्ट इज़ चाइल्ड ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट इज़ चाइल्ड ऑफ डेब्ट, यानी कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उनका नाम था केन्स, डॉक्टर केन्स, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट, इन विच ईयर 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया? किस साल में भारत के टॉप 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन है 1967, 1968, 1969, 1971। राइट आंसर इज 1969। 1969 में जिस टाइम पर मिसेस इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर और फिनेंस मिनिस्टर दोनों ही थी, उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 मेजर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का डिसीजन लिया था। नेक्स्ट,
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आर एम एस स्वामीनाथन, वी कुरियन, बाबा आमटे, जेपी नारायण। राइट आंसर इज वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन यानी वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है। इनको इंडिया में मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है। वी कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब ये जो वाइट रिवोल्यूशन है, ये ऑपरेशन फ्लड या फिर वाइट रिवोल्यूशन के नाम से एक स्कीम है या फिर एक रिवोल्यूशन थी, जिससे जो इंडिया में मिल्क है उसकी कमी को दूर किया जा सके। इसको 1970 में 13 जनवरी 1970 में स्टार्ट किया गया था। इसमें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है उनका जो भी प्रोडक्शन है उसको एनहांस करने के लिए इस रिवोल्यूशन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, द कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर हुज लीडरशिप? कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी का गठन किसके लीडरशिप के तहत किया गया? ऑप्शंस आर आरजी सरैया, मैकलंग, चेम्सफोर्ड, हॉरिश। राइट आंसर इज आरजी सरैया। आरजी सरैया की लीडरशिप के अंदर कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। ये 1945 में इसको सेट किया गया था, यानी जब इसका सेटअप था ये था 1945 में। और इसको क्यों बनाया गया था? तो ये इसको जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एरिया है उसको ईजिली और अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए ही इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ डिफाइंड द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी? गरीबी के दुष्चक्र को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस आर रैगनर नर्स, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर कैन्स, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज रैगनर नॉक्स। रैगनर नॉक्स एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने बताया कि जो गरीबी का दुष्चक्र है, यानी जो विशियस साइकिल है, उसको उन्होंने जो डिफ़ाइन किया था, कैसे डिफ़ाइन किया था? तो उनके हिसाब से जो उन्होंने ये बात कब कही थी? ये बात 1950 में कही थी। उनके हिसाब से जो गरीब देशों में जो गरीबी है, यानी जो मेन रीज़न है पॉवर्टी का, विशियस सर्किल का जो रीज़न है वो है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी निर्माण की कमी मेन रीज़न है गरीब देशों में गरीबी को बढ़ावा देने के लिए, या फिर जो भी गरीब देश हैं उनमें जितनी ज़्यादा गरीबी है उसका जो मेन रीज़न है वो है कैपिटल फॉर्मेशन की कमी, यानी कि पूंजी निर्माण की कमी। नेक्स्ट, विच इज़ द थर्ड एरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, साइंस फील्ड, एजुकेशन सेक्टर। राइट विल बी हियर आंसर सर्विस सेक्टर। जो आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो थर्ड यानी टर्शियरी सेक्टर है वो है हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या क्या है? तो सर्विस सेक्टर में जो भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर्स को ऑफ़र होती हैं, लाइक टूरिज़्म हो गया, बैंकिंग हो गई, रिटेल हो गया, एंटरटेनमेंट, तो ये सारी जो सर्विसेज सेक्टर्स, ये सारी जो सर्विसेज होती हैं ये आती हैं थर्ड एरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर, बेसिकली 3 सेक्टर्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें रॉ मटेरियल्स लाइक नेचुरल चीज़ लाइक माइनिंग हो गया, फिशिंग, एग्रीकल्चर। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो भी फिनिश्ड गुड्स आते हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट, इन विच ईयर वेर द रीजनल रूरल बैंक्स एस्टैब्लिश्ड? रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस आर 1985, 1990, 2011, 1975। करेक्ट आंसर इज 1975। 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? तो जो भी रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट की बात करें लाइक एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन सबको एक अच्छा डेवलपमेंट देने के लिए, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1975 में। नेक्स्ट, India retains what position in world in the terms of
परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी, पीपीपी, ट्रिपल पी के आधार पे भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन आर थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, नाइन्थ। राइट आंसर इज थर्ड। इंडिया ने जो अपनी थर्ड पोजीशन है उसको रिटेन किया है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आता है। और ये किसके बाद है? तो नंबर 1 पे है यूएस एंड नंबर 2 पे है चाइना, यानी कि यूएस और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है दैट इज़ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब ये पीपीपी क्या है? तो पूरे देश में और देश के बाहर किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो एक समान रहे, एक जैसी ही रहे, इस सिस्टम को कहते हैं पीपीपी, दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय विच इकोनॉमिस्ट? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? और ऑप्शन आर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज महबूब उल हक। महबूब उल हक ने नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ मिलकर जो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको प्रिपेयर किया गया था। ये कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1990 में। नेक्स्ट, नेम द सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन दैट फॉर्मुलेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रमाणित संस्था है। ऑप्शंस आर प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस कमीशन। राइट आंसर इज CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो CSO जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को फॉर्मुलेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है। अब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो वो हुआ था 2 मई 1951 में। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में 2 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, इंडिया में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? किस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और जीवन के विकास को बेहतर बनाना था? ऑप्शंस आर 3rd-year प्लान, 4th-year प्लान, 5th-year प्लान, 6th-year प्लान। राइट आंसर इज 4th-year प्लान। जो 4th-year प्लान था उस योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करना ही इसका उद्देश्य था। इसमें 2 उद्देश्य थे। पहला था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि ग्रोथ करना और साथ ही जीवन के यानी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। इसी योजना के टाइम, ये योजना कब से कब तक थी? तो ये थी 1969 से लेकर ये थी 1974 तक। 1969 से ये 1974 तक ये चली थी। और इसी योजना के दौरान 1971 के जो इलेक्शंस थे उसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये योजना बुरी तरीके से अनसक्सेसफुल रही थी, फेलियर थी। ये योजना सबसे बड़ी फेलियर थी। इसमें जो विकास की जो दर रखी गई थी वो रखी गई थी 5.7, लेकिन जो ओरिजिनल डेवलपमेंट जो रेट इनको अचीव हुआ था वो था सिर्फ 3.3, यानी 5.7 रखी गई थी जबकि ओरिजिनल 3.3% ही इसको अचीव कर सकी थी। सो ये बहुत ही बड़ा फेलियर था 4th-year प्लान का। नेक्स्ट, सेंसस इन इंडिया इज बीइंग हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी। भारत की जनगणना नियमित रूप से कितने साल में कराई जाती है? 6 ईयर, 10 ईयर, 8 ईयर, 12 ईयर। और राइट आंसर इज 10 ईयर। भारत की जो सेंसस यानी जो भारत की जनगणना है वो हर 10 साल में नियमित रूप से रेगुलरली कराई जाती है, और ये अभी तक 15 टाइम्स हो चुकी है। जो सबसे पहली बार किया गया था वो किया गया था ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में। और जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस था वो लिया गया था 1881 में, और जो हमारा लास्ट सेंसस अभी जो हुआ था वो था 2011 में। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंसस होगा वो होगा 2021 में। नेक्स्ट, व्हाट एज ग्रुप पीपल आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग अंडर ट्राइसम स्कीम?
ट्राइसेम योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवक ट्रेनिंग के लिए पात्र हैं? ऑप्शंस आर 18 to 25, 25 to 40, 18 to 35, 18 to 50. राइट आंसर इज 18 to 35. जो ट्राइसेम स्कीम है इसमें 18 से 35 साल के जो भी ग्रामीण युवक हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं. क्या है ये योजना? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो स्वरोजगार के लिए जो ग्रामीण युवक हैं उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करना ही ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है. ये 15 अगस्त 1979 को शुरू की गई थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा. इसमें भारत के गरीबी रेखा से जो भी नीचे के 50% फैमिली शामिल की गई थी जिसमें 50% वीमेन भी थी. इसमें जो भी ग्रामीण युवक हैं उन्हें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या फिर जो भी सर्विस सेक्टर है उसमें स्वरोजगार को अपनाने के लिए उसको उनके लायक बनाने के लिए उनको एलिजिबल किया गया था कि वो स्वरोजगार के लिए अपने आप को ट्रेन कर सकें, यानी कि उनको पहले वो ट्रेनिंग दें उसके बाद वो अपना जो भी रोज़गार शुरू करना चाहते हैं वो उसको आगे इजीली कर सकें. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी फील्ड ऑफ इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था का प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, नन ऑफ दीज. राइट इज एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर को अर्थव्यवस्था का प्राइमरी फील्ड यानी कि जो ये प्राइमरी जो डेवलपमेंटल इकोनॉमी है उसका जो फर्स्ट यानी कि जो प्राइमरी फील्ड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को कहा जाता है. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें रॉ मटेरियल्स लाइक माइनिंग, फिशिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें प्राइमरी क्षेत्र में आती हैं. अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आ जाती हैं इंडस्ट्रियल टाइप लाइक मैन्युफैक्चर, फिनिशिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इंडस्ट्री में. जबकि सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये आती है हमारे टर्शियरी फील्ड में, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाती हैं? जो भी हमारे यूटिलाइटीज़ जो भी सर्विसेज हैं वो सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं? सर्विस सेक्टर में आती हैं. सो जो करेक्ट आंसर हियर विल बी एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट, स्मॉल फार्मर्स आर डिफाइंड इन द कंट्री एज दोज फार्मर्स हु हैव होल्डिंग एरियाज. यानी कि जो लघु किसान हैं उनका तात्पर्य उन किसानों से है जिनके पास कृषि योग्य भूमि है. लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 to 2 हेक्टेयर, 2 to 3 हेक्टेयर्स, 3 to 4 हेक्टेयर्स. सो राइट आंसर विल बी हियर 1 to 2 हेक्टेयर्स. ऐसे किसान जिनके पास कल्टीवेटिंग लैंड यानी कि किसानी करने लायक जो ज़मीन है यानी कि जो खेती के लायक जो ज़मीन है उनके पास 1 से लेकर यानी कि मिनिमम 1 से अप टू 2 हेक्टेयर तक अगर उनके पास कल्टीवेटिंग लैंड है तो ऐसे किसानों को, ऐसे फार्मर्स को स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में रखा जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली? ओलिगोपोली की आधारभूत विशेषता क्या है? A few sellers, one buyer, a few sellers, many buyers, a few sellers, a few buyers, many sellers, a few buyers. Right answer is a few sellers, many buyers. ओलिगोपॉली में a few sellers, many buyers ही आते हैं. ओलिगो मीन्स होता है few. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्यू सेलर एंड मैनी बायर्स, यानी कि इसमें बायर्स ज़्यादा होते हैं जबकि सेलर्स कुछ ही होते हैं, यानी कि जो सेलर का जो कंपटीशन है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि प्रॉफिट की सबसे अच्छी कंडीशन होती है ये ओलिगोपोली. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट. Stay safe, stay connected. See you in next class. Till then, take care and bye bye.